नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज में आज ही हमारा अगला वीडियो है। इससे पहले हम देख कर के आ चुके हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत पर आगमन, कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियां भारत में आती है अपने व्यापार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष होता है जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते थे, और इन कर्नाटक युद्धों में विजय हो जाती है अंग्रेजों की। इस युद्ध में, तीन कर्नाटक युद्धों में या तीसरे कर्नाटक युद्ध में यह निर्णय निकल गया था कि भारत पर व्यापारिक एकाधिकार किस कंपनी का होगा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजय रहती है और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी व्यापारिक अधिकार बढ़ाती है। इसी के चलते अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक एकाधिकार के साथ साथ राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखेगी, जिसको लेकर के आगे संघर्ष होगा। इसी के साथ ही हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था जिसका नाम था उत्तर मुगल कालीन शासक 1707 से लेकर के 1858 तक, जिसमें हमने औरंगजेब की मृत्यु के बाद के 12 मुगल शासकों को देखा था। ये मुगल शासक अयोग्य थे। इनके समय मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन, विभाजन हो गया और कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। ठीक है, हम जो शासक इनके समय बाहर से विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें हम पीछे पड़ चुके हैं। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह प्रमुख आक्रमणकारी थे, जिनमें हमने नादिर शाह को भी देखा, अहमद शाह अब्दाली को भी देखा और मुगल शासकों को देखा। और 1858 में मुगल सत्ता भारत से समाप्त हो जाती है, जो नाम मात्र की सत्ता बची हुई थी। इसके बाद हमने पीछे एक चैप्टर का अध्ययन किया था जिसका नाम था बंगाल और बंगाल के नवाब। जी हाँ, हमारे पीछे की क्लास में हम बंगाल और बंगाल के नवाब देखकर के आए हैं। बंगाल प्रांत में क्या क्या शामिल थे? तो बंगाल प्रांत में आधुनिक वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, इन चारों को ही संयुक्त रूप से बंगाल प्रांत कहा गया था। तो मुगल साम्राज्य के अयोग्य उत्तराधिकारियों के समय, फर्रुखियर के समय, बंगाल राज्य ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और मुर्शिद कुली खां बंगाल का पहला नवाब बनता है। मुर्शिद कुली खां ही अंतिम सूबेदार था जो किसी मुगल शासक के द्वारा बंगाल का सूबेदार बनाकर के भेजा गया था। तो मुर्शिद कुली खां के बाद में शुजाउद्दीन, सरफराज और अली वर्दी खां, हम इन तीन नवाबों के बारे में देख चुके थे। ठीक है, चार नवाबों के बारे में देख चुके थे। मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज और अली वर्दी खां के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नवाब सिराजुद्दौला और प्लासी का युद्ध। चार नवाबों के समय एक चीज कॉमन रहती है कि जब वो चारों नवाबों ने अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग किए जा रहे दस्तक और उसके दुरुपयोग का विरोध नहीं करते हैं। चारों नवाबों ने दस्तक का विरोध नहीं किया, लेकिन दस्तक एक ऐसी चीज थी जो नवाब और अंग्रेजों के मध्य मतभेद का कारण बनी हुई थी, और ये मतभेद संघर्ष में बदल जाता है नवाब सिराजुद्दौला के समय। तो पहले हम देखेंगे सिराजुद्दौला का बेसिक परिचय कि है कौन सिराजुद्दौला। तो मैंने हेडिंग लगा रखी है यहाँ पे सिराजुद्दौला। तो नवाब सिराजुद्दौला 23 वर्ष की आयु में बंगाल के नवाब बनते हैं। ठीक है, 23 वर्ष की आयु में बंगाल के क्या बनते हैं? नवाब। कौन थे नवाब सिराजुद्दौला? इससे पहले का जो नवाब था, जिसका नाम था अली वर्दी खां। अली वर्दी खां की 3 बेटियों में से सबसे छोटी बेटी के पुत्र थे नवाब सिराजुद्दौला। तो 23 वर्ष की आयु में नवाब बने। नवाब बनने के बाद में इन्हें कुछ विरोधियों का सामना करना पड़ा, जिसमें इन्हीं की एक मौसी का लड़का, जिसका नाम था शौकत जंग। जी हाँ, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग नहीं चाहता था कि सिराजुद्दौला नवाब हो, क्योंकि यह भी बंगाल के नवाबी पर अपना उत्तराधिकार मानता था। इसी तरह से सिराजुद्दौला की एक अन्य मौसी, जिनका नाम घसीटी बेगम था, यह भी इसे नवाब के पद पर स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा राय दुर्लभ, जो महत्वपूर्ण सेनाधिकारी था, कुछ बंगाल के अमीर वर्ग के सेठ, जिनमें अमीन चंद, इस तरह से कुछ प्रमुख विरोधी थे जो नवाब सिराजुद्दौला के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, यानी कि ये लोग चाहेंगे तब नवाब सिराजुद्दौला स्थायीकरण प्राप्त कर सके, या तो इनके विद्रोह का दमन करे या फिर इनके साथ में संधि कर ले।
तो नवाब सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को अपने रास्ते से हटा दिया। राय दुर्लभ, अमीन चंद्र, घसीटी बेगम अब भी नवाब सिराजुद्दौला के रास्ते का कांटा बने हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से नवाब सिराजुद्दौला नवाब बने। इसके आगे की बात देखें, अंग्रेजों के साथ इनका संघर्ष या मतभेद कैसे हुआ। नवाब सिराजुद्दौला के समय एक फैक्ट्री है, एक जगह जिसका नाम है चंद्र नगर, और एक स्थान है जिसका नाम है फोर्ट विलियम। चंद्रनगर पर जो फैक्ट्री थी वो फ्रांसीसियों की थी, और यहां पर जो अधिकार था वो अंग्रेजों का था। तो नवाब सिराजुद्दौला के समय फ्रांसीसियों ने भी अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी प्रारंभ की और अंग्रेजों ने भी अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी प्रारंभ की। नवाब को ये चीज गुजारा नहीं थी कि मेरे समय में ये फैक्ट्री की किलेबंदी कैसे कर रहे हैं, ठीक है, बिना उनकी परमिशन लिए। तो नवाब सिराजुद्दौला ने एक फरमान जारी किया और फ्रांसीसियों और अंग्रेजों दोनों को ही किलेबंदी रोकने के लिए कहा गया। फ्रांसीसियों ने नवाब की बात को मान लिया, किंतु अंग्रेजों ने मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया, नवाब के फरमान की नाफरमानी कर दी। नवाब कैसे गुजारा करे, एक राजा के लिए यह सही नहीं था। नवाब ने संघर्ष करना उचित समझा और 4 जून 1756, ठीक है, 4 जून 1756 जो नवाब का समय है नवाबी का, वो 1756 से लेकर के 1757 तक है। तो 4 जून 1756 में नवाब ने कासिम बाजार पर अटैक कर दिया। कासिम बाजार अंग्रेजों की महत्वपूर्ण फैक्ट्री थी जिस पर अटैक करके अधिकार कर लिया। और 16 जून 1756 को नवाब ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। आक्रमण कर कलकत्ता पर क्या कर लिया, अधिकार। अंग्रेज पराजित होते हैं। कलकत्ता में जो गवर्नर था, गवर्नर ड्रेक, वो यहां से भाग जाता है और भाग करके फुल्टा नामक द्वीप पर वो शरण ले लेता है। तो अंग्रेज यहां नवाब से पराजित हो चुके हैं। कलकत्ता कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया है। इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ब्लैक हॉल ट्रेजेडी, जिसे काल कोठरी की घटना भी कहते हैं। समय था 20 जून 1756। ब्लैक हॉल ट्रेजेडी का समय था 20 जून 1756। तो क्या हुआ इस दिन, जब नवाब ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी अंग्रेज थे वो यहां से भागे। वैसे अगर कहें तो ज्यादातर जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो सेनानायक थे, वो इस समय कर्नाटक संघर्ष में लगे हुए थे, कर्नाटक युद्ध में लगे हुए थे, जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हो रहा था। इसीलिए नवाब ने आसानी से कलकत्ता को विजय कर लिया, तो ज्यादातर वहां लगे हुए थे। तो ऐसे में यहां एक घटना घटती है जिसका नाम है ब्लैक हॉल ट्रेजेडी। समय है 20 जून 1756। यहां क्या हुआ, एक छोटा सा कमरा जिसमें 146 लोगों को डाल दिया गया है, कैद कर दिया गया। 8 बाई 16 का एक कमरा था जिसमें 146 लोगों को कैद कर दिया। एक छोटे से कमरे में, घुटन भरे कमरे में 146 अंग्रेज लोगों को कैद कर दिया गया या उनको डाल दिया गया। अब ये कहानी कितनी सत्य है कितनी गलत, उसके बारे में नहीं देखते हैं, लेकिन एक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है कि 20 जून 1756 को नवाब के कुछ अधिकारियों ने 146 लोगों को 8 बाई 16 के कमरे में कैद कर दिया। और जब अगले दिन वो कमरा खुलता है 20 जून यानी 21 जून को, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचते हैं, यानी कि 123 दम घुटने से मर चुके थे। इसी घटना को ब्लैक हॉल ट्रेजेडी कहते हैं। ठीक है, इसी घटना को ब्लैक हॉल ट्रेजेडी कहते हैं। उसका जिक्र किसने किया है, तो इसका जिक्र एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया है। इसका जिक्र एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल। अभी आपके लिए सिर्फ इतना सा इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक हॉल ट्रेजेडी कब हुई, 20 जून 1756। क्या था ब्लैक हॉल ट्रेजेडी? ब्लैक हॉल ट्रेजेडी ये थी कि नवाब ने जब कलकत्ता पर अधिकार किया, उसके कुछ अधिकारियों ने या उसके जो सेनानायक थे, उन्होंने 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में कैद कर दिया। दूसरे दिन जब वो कमरा खुला तो उसमें सिर्फ 123 लोग मारे गए और 23 लोग ही जिंदा बचे। इसी को ब्लैक हॉल ट्रेजेडी कहते हैं। नवाब के जीवन पर यह कलंक भी था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। सिर्फ अंग्रेजों ने नवाब की स्थिति को गिराने के लिए ही इस घटना को गढ़ा या इस कहानी को गढ़ा। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी 20 जून 1756, यहां तक क्लियर है। तो ये नवाब
की बात, नवाब 1756-1757 ये उसके विरोधी थे, जिसमें शौकत जंग का दमन वो कर चुका था। घसीटी बेगम, राय दुर्लभ, अमीन चंद्र अभी भी उसके रास्ते कांटा बने हुए थे। ठीक है, चंद्रनगर, फोर्ट विलियम फ्रांसीसी अंग्रेजों की फैक्ट्रियां थी, जिसमें फ्रांसीसियों ने उनका कहा माना और किलेबंदी बंद कर दी, लेकिन अंग्रेजों ने किलेबंदी जारी रखी। आगे जाकर के जब कर्नाटक युद्ध का संघर्ष थोड़ा सा समाप्त हुआ, तो जनवरी 1757 में अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अब कलकत्ता किसका हो गया वापस? अंग्रेजों का हो गया। मैंने बताया कि अंग्रेज इस समय कर्नाटक संघर्ष में लगे हुए हैं। जब वहां से निकलते हैं तो जनवरी 1757 में अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अब कलकत्ता पर अधिकार कर लिया तो अब दोनों के मध्य एक संधि होती है, जिस संधि का नाम है अली नगर की संधि। ठीक है, और इसकी तारीख है 9 फरवरी 1757। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। अब हुई किसके मध्य? एक पक्ष नवाब सिराजुद्दौला और दूसरा पक्ष अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी तरफ से जो व्यक्ति थे उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। जी हां, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य संधि होती है। इस संधि में नवाब ने 3 लाख रुपए का हर्जाना 3 लाख रुपए का हर्जाना अंग्रेजों को दिया। इस संधि में रॉबर्ट सिराजुद्दौला ने 3 लाख रुपए का हर्जाना अंग्रेजों को दिया। ठीक है, और नवाब के द्वारा जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया गया था अंग्रेजों के, उन क्षेत्रों को वापस छोड़ दिया गया या उनको मुक्त कर दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों ने भी नवाब के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया, वो भी उन्हें छोड़ दिया गया। दोनों ने अधिकार किए गए क्षेत्रों को छोड़ दिया। 3 लाख रुपए का हर्जाना नवाब ने दिया, उन्हें मुक्त व्यापार का अधिकार दिया कि भाई आपका जो मुक्त व्यापार दस्तक जो चल रहा था वो जारी रहेगा, और इसी के साथ ही अंग्रेजों को अपने दुर्ग या अपनी जो फैक्ट्री थी उसकी किलेबंदी की परमिशन दे दी गई। कुछ वापस में बोल के बता देता हूं। 3 लाख रुपए हर्जाना नवाब ने अंग्रेजों को दिया। फैक्ट्री की जो किलेबंदी थी वो जारी रखी जाएगी। अंग्रेजों को सिक्के ढालने की क्या दे दी गई? अनुमति दे दी गई। दस्तक जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से चलता रहेगा। तो इस तरह से ये संधि नवाब के लिए अपमानजनक थी, और उतनी ही अपमानजनक किसके लिए थी? अंग्रेजों के लिए थी, क्योंकि अंग्रेजों के भी कुछ अधिकार थे वो कम हो गए थे, और नवाब तो इस संधि को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था। और इसी संधि के उल्लंघन से एक संघर्ष होगा, एक महत्वपूर्ण युद्ध होगा, जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध की। प्लासी का युद्ध, जी हां, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नवाब सिराजुद्दौला के बाद में प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध के बारे में बात करने से पहले हम देखें कि इस युद्ध के परिणाम क्या थे। कुछ चीजें आपको पीछे के वीडियो से क्लियर हो गई थी कि क्या परिणाम। सबसे पहला परिणाम तो प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे, पहले हम डिस्कस करेंगे इस युद्ध के कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण तो अगर हम देखें, जो हमें पीछे के युद्ध से पीछे के वीडियो से पता चलता है, पहला कारण तो ये था कि अंग्रेजों के द्वारा लगातार दस्तक का दुरुपयोग। ठीक है, मैं दस्तक बता चुका हूं। 1717 में फर्रुखशेर के द्वारा अंग्रेजों को दिया गया एक प्रावधान था, एक फर्रुखशेर द्वारा जारी किया गया एक फरमान था, जिसे शाही फरमान के नाम से जाना गया है। इसमें अंग्रेजों को बंगाल के साथ मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए वार्षिक कर देकर के। अब दस्तक का दुरुपयोग कैसे कर रहे थे अंग्रेज? दस्तक मिला था अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए, लेकिन अंग्रेज अपने निजी व्यापार के लिए, यानी कोई अंग्रेज अधिकारी है तो अपने निजी व्यापार के तहत वो इसका प्रयोग कर रहा था। अंग्रेज इस दस्तक को भारतीय व्यापारियों को भी बेच देते थे, उनसे मोटा पैसा लेते थे, जिससे बंगाल के जो नवाब थे उनको जो इनकम होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। तो दस्तक का दुरुपयोग, पीछे के 4 नवाबों ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन सिराजुद्दौला इसका विरोध करते हैं। एक कारण ये। अगर अपन एक कारण और देखें तो अंग्रेजों की लगातार बढ़ती महत्वाकांक्षा। ठीक है, लगातार उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी। अंग्रेजों की इच्छा थी भारत में व्यापारिक एकाधिकार की,
वो व्यापारिक एकाधिकार चाहते थे भारत के साथ कि उनके बराबर कोई अन्य यूरोपीय कंपनी ना हो जो भारत के साथ मुक्त व्यापार कर सके। इसी के साथ व्यापारिक एकाधिकार उनको मिलते हैं तो वो आ जाते हैं नेक्स्ट भारत में राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए। वो चाहते हैं कि राजनीतिक सत्ता भी अगर अंग्रेजों को प्राप्त हो जाए तो भारत से बहुत ज्यादा मात्रा में हम व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उनकी महत्वाकांक्षा सोने चांदी की प्राप्ति। बंगाल में अथाह भंडार था, महत्वपूर्ण प्रांत था, तो ऐसे में अंग्रेज सोने चांदी की प्राप्ति के लिए बंगाल पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे और उसके ऊपर शासन करना चाहते थे। तो दस्तक का दुरुपयोग, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा व्यापारिक एकाधिकार की, राजनीतिक एकाधिकार की, और इसी के साथ ही जो इसका तात्कालिक कारण बनता है, अगर आपको पूछे प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो इसका जो तात्कालिक कारण बनता है रॉबर्ट क्लाइव। मैं बता चुका हूं कि रॉबर्ट क्लाइव इस संधि से खुश नहीं है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसी जो बस्ती थी जिसका नाम था चंद्रनगर, रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। और ये चंद्रनगर जो बस्ती थी वो किसकी थी? फ्रांसीसियों की थी। और इसको पर अपना अधिकार मानते थे, यानी अपने मित्र मानते थे कौन? नवाब। तो नवाब को ये बात गुजारा नहीं हुई और अब युद्ध के मैदान में आ गए हैं दोनों, जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध का कारण देखें। अब हम इसका थोड़ा सा बेसिक परिचय देखते हैं, सामान्य जानकारी। पहली बात, ये युद्ध कब हुआ? तो इस युद्ध की तिथि थी ब्लैक हॉल ट्रेजेडी से लेकर के 20 जून 1756 के बाद, एक साल बाद तिथि इसकी रहेगी 23 जून 1757। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। जिस स्थान पर यह युद्ध होता है वो स्थान है वेस्ट बंगाल में, हुगली नदी के किनारे। जो गंगा है, गंगा की धारा हुगली जो वेस्ट बंगाल में बहती है, तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे प्लासी गांव में। कौन कौन से पक्ष थे इस युद्ध में? तो इस युद्ध में बंगाल का नवाब, एक तरफ बंगाल का नवाब सिराजू दौला, और इन दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो इस तरह से इस युद्ध में ये दो पक्ष थे। यहां नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सेना थी और यहां रॉबर्ट क्लाइव के पास 3,000 की सेना थी। लेकिन यह युद्ध नहीं होकर के एक कूटनीति थी, एक प्रपंच था, एक षड्यंत्र था। आप खुद देखें, नवाब 50,000, ये 3,000, तो ये युद्ध नहीं था, ये प्रपंच था, ये षड्यंत्र था, जो कि नवाब के ही सगे संबंधियों द्वारा मिलकर के रॉबर्ट क्लाइव के साथ रचा गया था। इसका जो नेतृत्व करता था षड्यंत्र का, वो रॉबर्ट क्लाइव था। क्लाइव ने जो नवाब का सेनापति था, जिसका नाम था मीर जाफर, एक है राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, जिनके नाम में पीछे भी बता चुका था, अमीन चंद, इन सभी को रॉबर्ट क्लाइव ने अपने पक्ष में कर लिया। और इस पक्ष में सर्वाधिक साथ रॉबर्ट क्लाइव का जिसने दिया वो मीर जाफर था। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को पूरा समर्थन दिया और बदले में ये वचन लिया या ये संधि की कि जब नवाब सिराजुद्दौला पराजित होकर के मारा जाएगा तो बंगाल का जो नवाब होगा वो किसे बनाया जाएगा? मीर जाफर को। तो ऐसे में रॉबर्ट क्लाइव अपनी 3,000 सेना और सिराजुद्दौला अपनी 50,000 की सेना, जो वास्तव में 50,000 की सेना इसके साथ नहीं थी, क्योंकि जो सैनिक कमांडर मीर जाफर और राय दुर्लभ थे उनके पास ज्यादा सेना थी। यानी कि इस सेना का एक मोटा पक्ष राय दुर्लभ और मीर जाफर की तरफ से था। ठीक है, फिर भी नवाब सिराजुद्दौला का मीर मदान और मोहन लाल, मीर मदान और मोहन लाल के द्वारा नवाब सिराजुद्दौला का साथ दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण, एक बड़ा संघर्ष होता है और इस संघर्ष में, बड़ा संघर्ष भी नहीं कह सकते इसको क्योंकि षड्यंत्र था, आधे से ज्यादा सेना नवाब सिराजुद्दौला की युद्ध के मैदान में लड़ी ही नहीं थी, जो मीर जाफर और राय दुर्लभ की तरफ से थी। जो सेना लड़ती है वह भी पराजित हो जाती है अंग्रेजों के द्वारा, और इस तरह से इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो गए। पराजित होकर के वह युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं।
पराजित होकर के नवाब सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं। नवाब सिराजुद्दौला इस युद्ध के मैदान में पराजित होकर के भाग जाते हैं और भाग कर के अपने महल में पहुंचते हैं, जहां जाफर के पुत्र जिनका नाम है मिरन, जाफर के पुत्र जिनका नाम है मिरन, मिरन ने मोहम्मद बेग की सहायता से नवाब सिराजुद्दौला को मरवा दिया। यहां नवाब सिराजुद्दौला की क्या हो चुकी है, हत्या हो चुकी है। तो इस तरह से ये वास्तव में युद्ध नहीं था, एक षड्यंत्र था। तो इस युद्ध के कारण, इस युद्ध का सामान्य परिचय 23 जून 1757 हुगली, वेस्ट बंगाल, प्लासी नामक गांव में नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ नेतृत्व सिराजुद्दौला और यहाँ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के पक्ष में यह लोग थे और सिराजुद्दौला के पक्ष में मीर मदान और मोहनलाल थे। सेना 50,000, यहाँ 3,000 छोटी सेना थी, इनके पास तोपें थी। ऐसे में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नवाब सिराजुद्दौला का साथ दिया इस युद्ध के अंदर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, उनके पास भी तोपें थी, लेकिन इनकी तोपें काम ना आ सकी क्योंकि बारिश की वजह से वो तोपें गीली हो चुकी थी और वह गोला यानी कि बारूद नहीं बरसा पा रही थी। तो बारिश भी हुई थी इस मैदान में, जिसकी वजह से वो तोपें गीली हो चुकी थी और गोला बारूद नहीं बरसा पा रही थी। अब मैदान तो एक ही था, बारिश इधर भी हुई, फिर भी इनकी तोपों ने बहुत आग उगली। रीजन ये था कि जब बारिश आई तब इन्होंने अपनी तोपों को ढक दिया था एक बड़ी तिरपाल से, जिसकी वजह से बारिश जाने के बाद इनकी तोपें आग उगली। तो ये बहुत सारे कारण थे, लेकिन अभी मेन फैक्ट पे जिक्र करते हैं। तो सिराजुद्दौला पराजित होकर के भागते हैं, जहां जाफर के पुत्र मिरन ने मोहम्मद बेग की सहायता से सिराजुद्दौला को मरवा दिया। तो यहां तक की बात होगी प्लासी के युद्ध की। अब हम बात करें प्लासी के युद्ध के परिणाम। तो हम परिणाम भी देख लें कि बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है और ये युद्ध हमारे इतिहास के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी, वो अब राजनीतिक अधिकार ले चुकी है। तो परिणामों के बारे में हम देखते हैं इस युद्ध का परिणाम। पहला परिणाम तो यह निकला कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब बनाया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को क्या बना दिया, नवाब, जो कि रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली नवाब था। कैसा नवाब था, कठपुतली, क्लाइव के इशारों पे चलेगा। अच्छा, चाहते तो अंग्रेज सत्ता अपने हाथ में ले सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने सत्ता को दो भागों में बांटा। ठीक है, तो मीर जाफर को नवाब बना दिया। एक निजामती मामले, दीवानी मामले। निजामती मामले नवाब को दिए, दीवानी मामले अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिए। ठीक है, यहां मीर जाफर ने 2 करोड़ रुपए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 किस्तों में चुकाए। 3 किस्तों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 करोड़ रुपए दिए, जिसमें 170 करोड़ रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी और लगभग 30 करोड़ रुपए रॉबर्ट क्लाइव को पर्सनली दिए गए। 3 किस्तों में चुकाए। इसी के साथ ही 24 परगने भी अंग्रेजों को दे दिए। बहुत सारा सोना चांदी उपहार के रूप में अंग्रेजों को दिया गया। बहुत सारे सोना चांदी उपहार के रूप में अंग्रेजों को दिया गया। इस युद्ध को जीतने के बाद में भारत में जो व्यापारिक कंपनी थी, अब वो एक राजनीतिक सत्ता का केंद्र बन जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी राजनीतिक सत्ता का केंद्र बन जाती है और एक महत्वपूर्ण पक्ष बन जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को मराठा, मैसूर, कर्नाटक संघर्ष जीतने में सफलता मिली, क्योंकि यहां से उन्हें बहुत सारे धन की क्या हुई थी, प्राप्ति। कर्नाटक संघर्ष जीतने में सफल इसलिए हुए कि यहां से इनको बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई। मैसूर को जीता उन्होंने, आंग्ल मैसूर संघर्ष हुए, आंग्ल मराठा संघर्ष हुए, आंग्ल सिख संघर्ष। तो बंगाल उनके लिए एक सोने की चिड़िया जैसा बन गया और वहां से वो अपनी सोने की पूर्ति करते। तो इस तरह से बंगाल से ही अंग्रेजों ने, या रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल से ही अंग्रेजों में अपनी सत्ता का विस्तार किया, जो पूरे भारत पर फैल जाती है धीरे धीरे समय के साथ। तो अब यहां परिणाम है, मीर जाफर को नवाब बनाया गया, जो कैसा नवाब था, कठपुतली। 2 करोड़ रुपए मीर जाफर ने 3 किस्तों में दिए। 24 परगने अंग्रेजों को दे दिए। सोने चांदी के उपहार दिए। राजनीतिक सत्ता के रूप में उभर के आई ईस्ट इंडिया कंपनी। मराठा, मैसूर, कर्नाटक संघर्ष में अंग्रेजों को बहुत सारा
धन इस बंगाल से प्राप्त हुआ, जिसे मराठा संघर्ष, मैसूर संघर्ष और कर्नाटक संघर्ष जीतने में वो क्या रहे, सफल। तो आज की क्लास हमारी थी बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र था, युद्ध नहीं था, और ये टर्निंग पॉइंट था कि अंग्रेजों ने इस तरह से भारत पर अपनी राजनीतिक सत्ता की शुरुआत कर दी, तो बंगाल से शुरुआत की। तो आपको कुछ तारीख याद रखनी है, जैसे काल कोठरी घटना 20 जून 1756, प्लासी युद्ध 23 जून 1757, किस किस के पक्ष में हुआ, क्या इसके परिणाम निकले, इस तरह से। तो आज की क्लास हमारी यहां तक की। अब हम इसकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हमारे जो बंगाल के नवाब की सीरीज चल रही है, उसमें बंगाल के नवाब मीर जाफर को पढ़ेंगे, मीर कासिम को पढ़ेंगे, और बक्सर का युद्ध देखेंगे, और फिर दो नवाब जो नाम मात्र के बंगाल में रह जाएंगे, और बाद में अंग्रेज पूरी सत्ता। अभी अंग्रेज एकदम से सत्ता नहीं लेंगे बंगाल की, क्योंकि अभी उनके पास इतने सारा प्रशासनिक अधिकार नहीं है, प्रशासनिक व्यक्ति नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ दीवानी अधिकार लेंगे, और निजामती मामले अभी भी नाम मात्र के नवाब के पास ही रहेंगे। लेकिन इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।